Hello everyone, welcome to Chronicle IAS. I am Shivani Tripathi and today we'll start the second part of our first chapter, or the topic which we are studying was what is politics and political theory. तो हमने फर्स्ट पार्ट में पॉलिटिक्स देखा था कि पॉलिटिक्स हमारे लिए जरूरी क्यों है और पॉलिटिक्स क्या वो है जो सिर्फ पॉलिटिशियंस करते हैं. वी हैव अ बैड इमेज ऑफ पॉलिटिक्स, वी वांट टू बी ए पॉलिटिकल. तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें ए पॉलिटिकल होना है और हम पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे. तो हमने देखा था कि कैसे पॉलिटिक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डेली लाइफ एंड no matter what, you cannot avoid politics. If you don't take interest in politics, that doesn't mean politics does not take interest in you. Okay, so that is what we have seen in our first part. In the second part, we will see the significance of political theory. We will see the significance of political theory. Okay, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की. Okay, how these political theories, how the political ideas and the political principles gave rise to the different ideologies. Just one example, if we look at the ideology of liberalism, what comes in our mind? That here we focus too much on liberty. Okay, हम लिबर्टी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. तो हमने फोकस किया किस पे? लिबर्टी पे. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज लिबर्टी, डू यू हैव एनी आंसर? यू विल हैव आंसर ऑफ योर ओन वर्जन, और अगर उससे भी ऊपर जाएं तो यू विल हैव आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर फिलोसोफर. हो सकता है आपके पास जो आंसर हो वो थॉमस होब्स का हो. ओके, या फिर हो सकता है आपके पास जो आंसर हो वो जॉन लॉक का हो. ओके, इन दोनों की आइडिया ऑफ लिबर्टी अलग है. इन दोनों की ही आइडिया ऑफ लिबर्टी अलग है. तो लिबर्टी को तो आपने एक पर्टिकुलर इंसान के नजरिए से देखा, फिर लिबरलिज्म को आप कैसे समझेंगे? ओके, सो दिस ऑल क्वेश्चन वी विल सी टुडे, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी एज अ subject, as a very important part of your reasoning. Okay, because at its core political theories tend to answer these questions only. What is freedom? What is justice? Who should rule and why? What is a good society? So freedom का मतलब liberty है. क्या liberty को ही freedom कहते हैं? और अगर कहते हैं तो फिर दो words की जरूरत क्या है? Okay, then what is justice? What is justice? Reservation is justice, or equality, giving complete equality is justice. The idea of justice, there's no one idea of justice. And अगर कोई आइडिया है भी तो उस तक हम पहुंचेंगे तभी जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के कोर को समझ लेंगे. ओके, देन हु शुड रूल एंड व्हाई देयर इज अ गवर्नमेंट, व्हाई अ गवर्नमेंट शुड रूल. क्यों राजा, जो अच्छे राजा थे वो भी तो अच्छे से अगर अपना राज्य चलाते थे तो सब कुछ अच्छा रहता था. ओके, एंड गवर्नमेंट क्यों हमेशा अच्छी होती है? देयर आर मेनी गवर्नमेंट्स जिन्होंने अपने लोगों को ही मारा है. ओके, तो व्हाई गवर्नमेंट इज गुड, व्हाई द किंग्स वर बैड एंड किंग्स वर आल्सो गुड, देन व्हाई गवर्नमेंट इज टुडेज नोशन. ओके, देन व्हाट इज अ गुड सोसाइटी? गुड सोसाइटी कौन सी है? जहां पे सबका वेलफेयर होता है, या मेरिटोक्रेसी है? जहां पे मेरिटोक्रेसी है या फिर सबका वेलफेयर है, वेलफेयर ऑफ ऑल. विच वन इज गुड? आई नो यू कैन से यार ये सही है वो सही है. ओके, यू कैन से दैट, बट द पॉइंट हेयर इज कि आपको ये सही है या ये सही है जानने में वक्त लगना चाहिए, समझने में वक्त लगना चाहिए, एक रीजनिंग होनी चाहिए. ओके, देन एवरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वेदर लिबरलिज्म, Marxism, Gandhism, or feminism, is rooted in a specific theoretical assumption about human nature, society, power, and morality. तो बेसिकली कुछ ह्यूमन नेचर, कुछ सोसाइटी, कुछ पावर, कुछ मोरालिटी के बेसिस पे जो हमने इन पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज के लिए एक अजम्पशन किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट, okay, if we talk about the fact that there is an idea, the idea of liberty,
which give rise to the concept of liberalism. Okay, now इसके कोर में क्या है? that individual is prior to state और सोसाइटी. दोनों अलग होते हैं, वैसे स्टेट और सोसाइटी दोनों अलग होते हैं, बट यहां पे बेसिकली इंडिविजुअल इज प्रायर टू बोथ state or society. The core of liberalism, which tries to protect your liberty, your rights, right of life, freedom of expression. तो ये कहता है ये. Now there is another idea which talks about that, okay, no, welfareism होना चाहिए. And here we talk about socialism. ठीक है, यहां पे वेलफेयर होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई स्टेट और सोसाइटी इज प्रायर टू इंडिविजुअल. नाउ जस्ट थिंक फॉर अ मिनट एंड से, टेल मी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डू यू सपोर्ट? Can you support both the ideas or do you want to support one of them? So the point here is that both is right in one way or the other, and that is the beauty of political theory. When you will listen it from the perspective of certain assumptions of these ideas. ये ideas बताने वाले कुछ ideologist होते हैं या कुछ theorist होते हैं. For example, the idea of liberalism is given by whom? Locke. Okay? जॉन लॉक ने ये आइडिया दिया है. जॉन लॉक इज फादर ऑफ लिबरलिज्म. वेलफेयरिज्म और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? कहीं ना कहीं ये हमारे मार्क्स से आया है, मार्क्सिज्म से आया है. ओके, हालांकि सोशलिज्म मार्क्सिज्म के पहले भी था, लेकिन उसके बाद उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ. ओके, सो द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात किसने की थी? रॉल्स ने. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे कुछ थ्योरिस्ट हैं, कुछ हमारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने सर्टेन अजम्पशंस किए. अजम्पशंस अबाउट हुम, कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, अजम्पशंस अबाउट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, अजम्पशंस अबाउट पावर का क्या रोल होना चाहिए, अजम्पशंस अबाउट इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए. ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज होने चाहिए उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस आइडिया के लोगों ने भी और इस आइडिया के लोगों ने भी कुछ सर्टेन अजम्पशंस किए होंगे इनके बारे में. तो इनके लिए स्टेट जरूरी है. स्टेट जरूरी क्यों है? ताकि स्टेट ओवरऑल वेलफेयर को प्रमोट कर पाए, हर इंडिविजुअल को उसका अधिकार दे पाए. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की थी हमने, वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सबकी सिचुएशंस को ध्यान में रख के किया जाए. बट व्हेन these people will talk about liberty, then they will say कि भाई हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सोसाइटी में जिसने जितनी मेहनत की है स्टेट उसको उस हिसाब से मेरिट देगा और मेरिट के हिसाब से उसको रिसोर्सेज मिलेंगे. ओके, वो कहेगा कि पावर should be in the hands of those who work hard, in the hands of those who have merit. और ये कहेंगे कि नहीं, हमें तो सोशलिस्ट स्टेट बनाना है, हमें तो वेलफेयर करना है, तो हमें तो पावर सबके हाथ में देना पड़ेगा. तो दिस इज द assumptions made by these political ideologies on the basis of state, society, power, individual resources and different other things. इनको लेके वो एक assumption बनाते हैं जिससे हमारी कुछ political ideologies बनती हैं. So what is this? Philosophy with the help of political theory becomes politically practicable. ओके, तो कोई भी फिलॉसफी पॉलिटिकल प्रैक्टिस में तभी आती है जब वो पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन से, इसके एक एनालिसिस से गुजरती है और तभी वो प्रैक्टिस में आती है. फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिसी ऑफ नेचुरल राइट्स और द फिलॉसफी ऑफ नेचुरल राइट्स. नेचुरल राइट्स वाज गिवन बाय जॉन लॉक, नेचुरल राइट्स थ्योरी. ओके, लेकिन आज ये हमारे पॉलिटिकल प्रैक्टिस का पार्ट है इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, in the terms of fundamental rights. ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में आज ये नेचुरल राइट्स एग्जिस्ट करती है. बट क्या ये शुरू से थी?
क्या जब जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स दे दिया था तभी उन्होंने बोल दिया था कि नहीं ये हमारे स्टेट का पार्ट बनेंगे, तभी एक्सेप्ट हो गया था? नो, it went through a lot of deliberation of this political theory, question of why, when, who, how, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के बाद that natural right came to be practical in the form of either human rights or fundamental rights in different countries or different constitutions. So this is the role of political ideology. Now, why political theory is important? पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है? पॉलिटिकल थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्लैरिफाइज द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स. व्हाट कॉन्सेप्ट्स? कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, कॉन्सेप्ट्स लाइक पावर, कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी. ओके, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करती है कि ये है क्या और कब इनकी जरूरत है. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गुड, बट क्या हम तब भी बोल सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ जब दो डिफरेंट सिचुएशंस के अनइक्वल पर्सन प्रेजेंट हो? नो. ओके, देन नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स. नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मींस विद द हेल्प ऑफ नॉर्म्स, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज हम उन पॉलिटिकल सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं. ओके, इवैल्यूएट करते हैं. फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सच एज लिबरलिज्म, वी हैव ऑलरेडी सीन. ओके, और द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म. ठीक है, इन सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को हम चेक करते हैं. देन टूल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिबेट, ये हमारी रीजनिंग के स्किल्स को भी हेल्प करता है. ओके, एंड देन रेलेवेंस इन चेंजिंग सोसाइटीज, सोसाइटीज को भी चेंज करता है. देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज विच वाज वंस अ डिक्टेटर बट नाउ अ लिबरल स्टेट. ओके, देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज विच वाज वन अ फ्यूडल सोसाइटी बट नाउ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ठीक है, तो हाउ? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल थ्योरी. इसकी वजह से रेलेवेंस इसका आज भी है. नाउ व्हाट वी विल सी इज पॉलिटिकल थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज. अब हम बात करेंगे डिफरेंट आइडियोलॉजीज की और कैसे वो आइडियोलॉजीज का कोर क्या है, कोर अजम्पशन क्या है. ओके, वी विल सी ऑल दैट. ओके, नाउ आइडियोलॉजीज आर अप्लाइड टू पॉलिटिकल थ्योरीज. आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल थ्योरीज में अप्लाई होती हैं. राइट, वी हैव सीन ईच आइडियोलॉजी ऑफर्स डिफरेंट सॉल्यूशंस. ओके, सो द सॉल्यूशन विल बी of for example the solution of liberalism is that try to focus on merit. Merit will be developed by health education. ठीक है, इनको सही करिए, मेरिट अपने आप सही होगा और उसके बाद से आप उनको लिबर्टी के साथ फ्रीडम और बाकी और वेलफेयर भी उनका कर पाएंगे. सो द ट्रू वेलफेयर लाइज इन हेल्थ एंड एजुकेशन, बट the resource allocation will be decided based on merit. उसके बाद से different solution. सोशलिस्ट का क्या solution है कि भाई हमें वेलफेयर करना है. ठीक है, हमने हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया, बट फिर भी here are the individuals who are very vulnerable. ये बहुत ज्यादा vulnerable है, तो हमें अपने पर्टिकुलर रिसोर्सेस से इनको हेल्प करनी पड़ेगी. हमें इन लोगों को टैक्स करना पड़ेगा और उस टैक्स के पैसे से हमें इनको वेलफेयर मेजर्स देने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट द वेलफेयर सोसाइटी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन. ओके, सो दे हैव ऑफर्स डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम. नाउ इनेबल्स कंपैरिजन एंड क्रिटिक. अब इन दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हो. दोनों के कुछ प्रॉस और कॉन्स होंगे. इसका भी एक प्रॉ होगा, इसका भी एक प्रॉस होगा, कॉन्स होगा. इन दोनों के बाद आप एक सिंथेसिस पे आते हो. ओके, यू कम ऑन अ मिडिल ग्राउंड. So there will be thesis, there will be antithesis, and then it will both reach to synthesis. ये जाके सिंथेसिस करेंगे और एक मॉडरेट, एक मिडिल अप्रोच आएगा जिसको हम अप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस, ओके, so basically this now we will start the ideology section. Okay,
अब आइडियोलॉजीज देखते हैं एक एक करके, कौन से इसके मेन, सबसे पहले हमें क्या देखने हैं आइडियोलॉजीज में, ओके, वी हैव टू सी द कोर आइडिया, इसके कोर में क्या है. सी, there will be a lot of explanation of all the ideologies. If you will go on the Google and search liberalism kya hai, there will be immense of documents on that, okay. But for you to have clarity, you should focus on what is the core idea. पूरा मिला जुला के बात क्या है, कुल मिला के क्या बोलना चाह रहे हो, you know, that is the point here. So the core idea you have to know, okay. Then you have to focus on certain proponents, क्योंकि उन्होंने ही तो आइडिया दिया होगा, तो कुछ सपोर्टर्स होंगे, कुछ बेस होगा, किसी ने तो वो आइडिया दिया होगा, ओके. देन वो क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे देखा, उनका कोर आइडिया क्या है, प्रोपोनेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है. और आज टुडे, आज के समय में वो कहां और कितना रेलेवेंट है, हम बेसिकली ये 4 चीजें हर आइडियोलॉजी में देखेंगे आज, ओके. एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दीज ऑल आइडियोलॉजीज यू ऑफन स्टडी और लिसन इन डिफरेंट न्यूज, बट आपको क्लैरिटी नहीं होती है कि यार लिबरलिज्म है क्या, ओके. पीपल ऑफन से दैट ओके दिस इज अ लिबरल पर्सन और ब्ला ब्ला, ओके. दे से एवरीथिंग, but you don't have to hear everything. You have to hear it from the perspective of reasoning, rationality, fact, knowledge, okay. Not just for the sake of debating, but meaningful debate, ठीक है. तो हम देखते हैं लिबरलिज्म को. core idea of liberalism, first you have to know that John Locke is known as father of liberalism, ठीक है. Then what are the core ideas of liberalism? Liberalism के core ideas क्या हैं? Individual freedom. We have seen that individual is prior to state and the society. ठीक है. तो individual is prior to state. पहली core idea. Rule of law. Now this is very important. Law is supreme. That is what liberalism focuses on. There will be complete rule of law, okay. That means if this individual has done something, if as per the law it is illegal, if it is against the law, then only this person will be given punishment, no matter how moral you think the person is. But if he has done something wrong in front of the law, this particular punishment will be given to him, okay. और इसीलिए हम कहते हैं कि कानून अंधा होता है. पहले कुछ मूवीज के डायलॉग्स में होता था कानून अंधा होता है. क्यों? क्योंकि it just sees whether this person has broken this law or not. Now what if there are different situations? नहीं, कोई situations को नहीं देखना है. Only the law will say whether the person is done the crime, convicted or not, okay. और proofs वगैरह जो देते हैं, तो rule of law इसको बोलते हैं. Now limited government. Now they will say okay, we have formed a government, we have given you certain our rights कि आप हमारी life liberty का protection करें, लेकिन आप limited government का role play करेंगे, okay. Now here you should understand a concept. You have to get clear of the concept that there is the concept of contract, okay. The state does the contract with the individuals, okay. तो इसको हम contract बोलते हैं, social contract. तो political theories ऐसा मानते हैं कि एक social contract होगा between the state and the individuals of the society, that this individuals will say that okay, I am giving you certain my rights, okay, to protect my life, liberty, property, okay, and in return you will give me protection. This is the idea of social contract.
ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा आइडिया है पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, अब यहां से दो तरह की चीजें निकलती हैं। With the help of this social contract, two types of assumptions you will see. The first one is that minimal state. Okay, minimal state यानी कि लेजेस फेयर स्टेट भी हम इसको बोलते हैं, लेजेस फेयर स्टेट। ओके, यानी कि स्टेट विल हैव मिनिमम इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ द पीपल। देन there is another assumption or another type which is prevalent is welfare state. welfare state का मतलब है कि यहां पे बेसिकली जो स्टेट होगी वो रिसोर्स एलोकेशन को ध्यान देगी कि वहां पे कोई इनजस्टिस ना हो और रिसोर्स एलोकेशन इक्वली हो, ना कि वो सिर्फ अपने आप को लिमिट करेगी टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। It will do more than that. Okay, so along with life, liberty and property, it will also do certain functions of resource allocation plus other functions as well. तो यहां पे क्या हुआ, मिनिमल स्टेट में स्टेट इज डूइंग ओनली दिस मच। ओके, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को बस वो प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन इन द वेलफेयर स्टेट व्हाट दे विल डू, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, रिसोर्स एलोकेशन, डिफरेंट अदर सेक्टर्स में भी वो लोगों के लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमल स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट। ठीक है, मिनिमल स्टेट और वेलफेयर स्टेट में ये डिफरेंस है। इसके प्रोपोनेंट्स कौन होंगे, तो मिनिमल स्टेट के बहुत सारे प्रोपोनेंट्स हैं। ओके, because there are a lot of political scholars, political theorists, you will find that they have done a lot of research on these two concepts, and one time or the other they have done a lot of experiments also कि कब कौन सा एक्सपेरिमेंट पास हो गया, कब कौन सा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मिनिमल स्टेट के प्रोपोनेंट्स, इनिशियल प्रोपोनेंट्स तो आप लॉक को ही कह सकते हैं। ओके, देन देयर इज रॉबर्ट नॉजिक। Okay, let me write it in a clear manner. रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, तो अगर मैं फिर से बात करूं कि हु आर दी प्रोपोनेंट्स ऑफ मिनिमल स्टेट, यानी कि लेजेस फेयर स्टेट, इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं दैट विल बी इनिशियली तो लॉक ही हैं। ओके, बट ये ज्यादा रेलेवेंट हुआ बहुत बाद में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद। उसके बाद थिंकर्स लाइक रॉबर्ट नॉजिक और द थिंकर्स लाइक मिल्टन फ्रीडमैन। ओके, मिल्टन फ्रीडमैन ने तो पूरी इकोनॉमी के एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे। ओके, मिल्टन फ्रीडमैन। नाउ देयर इज द अदर स्टेट सच एज वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करना है, स्टेट को लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करना है ताकि वो वेलफेयर कर सके। तो यहां पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स अपने आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए फेमस हैं। देन वी ऑल्सो हैव जेएम कीन्स। ओके, जेएम कीन्स के बारे में हम क्या जानते हैं, कीनीजियन इकोनॉमी, पूरी यूरोप और अमेरिका की पूरी डिबेट चल रही थी उस टाइम पे। दिस कीनीजियन इकोनॉमी एक्चुअली केम आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ की जो फिलॉसफी थी मिनिमल स्टेट की, नॉन इंटरवेंशन की, उसके रिएक्शन में कीनीजियन इकोनॉमी आई थी जिसमें जेएम कीन्स ने वेलफेयर स्टेट की बात की थी। तो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, मिनिमल स्टेट ओके एंड वेलफेयर स्टेट। अब डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज हैं वो इन्हीं के बेसिस पे रिवॉल्व करेंगी। कोई बोलेगा कि नहीं मिनिमल स्टेट होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, और इसी के बीच में वो जगल करते रहेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट द कोर आइडिया। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट आइडियोलॉजीज आर एग्जैक्टली सेइंग। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि सारी जो आइडियोलॉजीज हैं वो बेसिकली क्या बोल रही हैं।
Now let's see. Okay, so the core ideas were individual freedom, rule of law, limited government. ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कि इनका जो रोल है वो सिर्फ हमारी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी पे फोकस्ड है। सिर्फ आपको इन्हीं 3 चीजों का प्रोटेक्शन करना है, उससे ज्यादा स्टेट को, गवर्नमेंट को हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। ओके, नाउ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये कहेंगे कि हमारे जो राइट्स हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, कोई गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है। आपको सिर्फ इन राइट्स के लिए रखा गया है, इनके ऊपर है हमारे खुद के राइट्स, और वो राइट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स और डिफरेंट राइट्स विच हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना या सबसे ऊपर रखने को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, so when you say the constitution is supreme, then you say that okay, we are telling or talking about constitutionalism, right? So these are the core ideas of liberalism. Now theoretical foundations, क्या है इनके? जॉन लॉक, natural rights theory, life, liberty, property, we have already seen it. Then J.S. Mill, again he came after, he was also an English philosopher. John Locke was also an English philosopher. J.S. Mill came after John Locke, and he said liberty as protection from the tyranny of majority. Tyranny यानी कि authoritative, tyranny मतलब होता है तानाशाह. Okay, so what he said about liberty is protection from the tyranny of majority. ये किस tyranny की बात कर रहे हैं? ये basically government की बात कर रहे हैं. So he was the ultimate liberal. He said कि government majority में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी तानाशाही चलेगी. Okay, so he protected the liberty of even the one individual against the whole government or the society. इतने हद तक ये लिबर्टी की बात करते थे. Now Isaiah Berlin is talking about negative freedom. Okay, meritocracy. आप सबको उतनी आजादी दो जितना वो अपनी मेरिट बनाने पे लगाए. Okay, इनका Isaiah Berlin has written a book, 2 Concepts of Freedom. Okay, 2 Concepts of Liberty. तो ये वहीं से आया नेगेटिव फ्रीडम, जहां पे ये कहती हैं स्टेट को to have minimum intervention in the life of the people and let the people who have merit rule. Let the people who have merit have the liberty to do whatever they want to do. Don't force them with your intervention. Okay, this is the idea of negative freedom. Now, okay, political theory explains. अब liberalism में political theory क्या explain कर रही है? Liberalism में political theory explain कर रही है why individual liberty should be protected. Individual liberty क्यों protect होनी चाहिए? ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन. दूसरा, why state power must be limited? It is explaining these things कि क्यों individual liberty important है, क्यों जो state है वो लिमिटेड होना चाहिए, इंडिविजुअल के नीचे होना चाहिए, या इंडिविजुअल को रूल या उसकी लिबर्टी को हैम्पर ना करे. Why consent is central to legitimacy? What is legitimacy? Legitimacy is as per law. Okay, but anything which should as per law should come from the consent of the people. Who are the people? जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था. रिमेंबर वी हैव सीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो उसमें जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने अपना कंसेंट दिया था कि आप ये लॉ बनाओ, इन लॉस के थ्रू हमारे कुछ राइट्स को आप ले लो टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. बट दैट इज, जितना कंसेंट दिया है उतने का ही लॉ बनाओ, उससे ज्यादा लॉ बना के हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो. These are the questions which is being answered in liberalism. Okay, it also critiques liberalism, excessive individualism. अब देखो, किसी भी आइडियोलॉजी को when you will study, तो बेसिकली हम उस आइडियोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना मैं वहां डिस्कस करना भूल गई थी. उन 4 पॉइंट्स में एक और पॉइंट है और वो है उसका क्रिटिसिज्म.
criticism of any ideology. This is very important. क्रिटिसिज्म, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म डेफिनेटली होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई इंसान हो, एनी पर्सन शुड हैव द टॉलरेंस टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो बेसिकली लिबरलिज्म आल्सो हैज क्रिटिक्स सच एज एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म. आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म पे फोकस कर रहे हैं. अगर आप इतने एक्सेसिव इंडिविजुअलिस्टिक हैं तो फिर आप अलग रहिए. सोसाइटी के बीच में अगर आप हैं तो लिबर्टी इज स्टिल माई नोज डज नॉट कम इन योर वे. ऐसा बोलते हैं कि आपकी लिबर्टी तब तक है जब तक आप मेरे लिबर्टी में नहीं घुस रहे हैं, मेरे स्पेस में नहीं घुस रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वॉन्ट्स टू से कि ओके नो आई वॉन्ट टू राइड दिस, okay, I want to ride this bicycle or sorry, I want to ride this motorbike which is doing a lot of pollution. वो बहुत ज्यादा pollution कर रहा है और आप नहीं, आपको वही बाइक चलानी है. People who smoke, so you can't say कि okay, I will smoke in the area where the people are there, where the children are there, where the hospital is there. Okay, so आपकी जो excessive individualism है वो सही नहीं है. You want to critique the government, you should critique the government, but with a responsibility. Not you can't just say anything. There should be a limitation. Okay, so you have to keep your certain core values in mind, because you are not the only one who is living in this society. Okay, there are other people जिनको आपकी लिबर्टी की वजह से उनकी लिबर्टी हैम्पर हो सकती है. ठीक है, तो इसीलिए एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है वो सही नहीं है. नेग्लेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को आप नेग्लेक्ट करते हैं. देयर आर सर्टेन इनइक्वालिटीज विच कम्स फ्रॉम द सोसाइटी. इनइक्वालिटी इन द नेम ऑफ रिलीजियन, इनइक्वालिटी इन द नेम ऑफ कास्ट, कल्चर, जेंडर. तो जब आप कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो क्या आप सोशल इक्वालिटी को देख रहे हैं? क्या आप इकोनॉमिक इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को देख रहे हैं? नहीं. You are not seeing that there are certain inequalities which exist in the name of caste, in the name of gender, in the name of region. Certain regions are very underdeveloped. What are you saying? कि आप उनके साथ भी इक्वालिटी के जैसे बिहेव आएंगे? There are certain tribal areas. Okay, they have their own culture, they have their own way of life. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ भी इक्वल ट्रीट करेंगे? No, they should be treated in a different way. तो एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात जो है वो लिबरलिज्म का बहुत बड़ा क्रिटिक है. ओके, नाउ thus the political theory refines liberalism by balancing freedom with responsibility. ठीक है, बैलेंसिंग फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ कि फ्रीडम तो होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, एंड पॉलिटिकल थ्योरी कंट्रोल्स लिबरलिज्म टू दैट पॉइंट. नाउ वी विल सी अबाउट मार्क्सिज्म. कोर आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म. ठीक है, क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, गोल ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी. तो विल सी वन बाय वन. क्लास स्ट्रगल यानी कि एक्चुअली कार्ल मार्क्स लेज हिज आइडियाज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. ठीक है, और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. व्हाट डज दिस मीन? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मीन्स दैट economy is the supreme deciding factor. तो बेसिकली इकोनॉमी आपके डिफरेंट डिसीजंस को डिसाइड कर रहा है. द मोड ऑफ प्रोडक्शन, who will produce and who will get what. Basically, every political, every cultural, every social decision is impacted or is influenced by the economy, by the economic model of the society. And thus he says that economic model is decided in such a way that there is always the
prevalence of classes. Okay, there will be classes of haves and have-nots. Okay, so these people who are very flourished, they will attain all the benefit of the society, they will get everything. इनके सारे मेहनत का फल जो है वो इनको मिलेगा और इनको बदले में कुछ नहीं मिलेगा. Okay, so these are actually the rich people. These are actually the proletariats. And who are have-nots? They are the workers. Okay, so this was the Karl Marx belonged to the time of इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और वो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे थे. हालांकि इट इज वेरी ट्रू एंड वेरी रेलेवेंट इवन टुडे. Okay, he was talking that your economic model has done a great injustice to the society and it had always led to the creation of different classes. He also gave that this particular class struggle is always there in the society. कभी वो फ्यूडल्स और नॉर्मल सोसाइटी के बीच में होता है, कभी वो प्रिमिटिव सोसाइटी में होता है, मिडिवल टाइम्स में भी हुआ और मॉडर्न टाइम्स में भी हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. देयर विल बी ऑलवेज टू क्लासेस ऑफ पीपल, एक हैव्स होंगे, एक हैव नॉट्स होंगे, बस इनका रोल बदलेगा लेकिन ये क्लास हमेशा एग्जिस्ट करेंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई ही केप्ट वर्कर्स इन द क्लास ऑफ हैव नॉट्स, बिकॉज वर्कर सारा काम करता है, इंडस्ट्री को सारा बेनिफिट देता है और लेकिन उस बेनिफिट का उसको कुछ भी नहीं मिलता है, उसको बस उसके डेली वेज मिलता है और जो उसका प्रॉफिट होता है वो सारा हैव्स के पास यानी कि ओनर्स के पास चला जाता है. एंड दिस इज द वे ही डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, दैट इकोनॉमी इज डिटरमाइनिंग एवरीथिंग and these haves and have nots will further influence all other sectors of the society like polity, सोसाइटी, पॉलिटिक्स में कौन रोल प्ले करेगा, सोसाइटी में किसको कौन सी पोजीशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन में कौन ऊपर रहेगा, आर्ट में कौन ऊपर रहेगा, हेल्थ में कौन ऊपर रहेगा, ये सारी चीजें these are the people who decide, the rich class. Okay, and these are the people who suffer, who acts as a slave to them. They are very, वो इतने ज्यादा मजबूर हैं कि इन्हीं के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं. But who actually is working? They are working. So this is what the economic determinism of Karl Marx. Okay, तो ये basically capitalism के critique में आया था. Okay, capitalism is the type of economic model which focuses on privatization. ठीक है, liberalization. Okay, he wanted to have a goal of classless society. तो इनको basically classless society बनाना था ताकि वहां पे जो ये दो क्लासेस हैं वो एग्जिस्ट ना करें. दैट इज द कोर आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म. Karl Marx gave his idea of historical materialism and Engels, actually Karl Marx and Engels both were supporter of historical materialism. And what Engels says, state is an instrument of class domination. State का मतलब यहां पे है जो अथॉरिटी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी बात हो रही है, उसको ये कह रहे हैं गवर्नमेंट, यू कैन से एनीथिंग, ही इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन. स्टेट इज ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दीज पीपल. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे विल डू एवरीथिंग व्हाट दिस हैव्स विल से. Okay, they will do everything to benefit them. This is what is the theoretical foundation of Marxism. Now, political theory helps Marxism analyze capitalism as a system of exploitation. Okay, system of exploitation. There will be haves and have-nots. Have will get all the resources. Have-nots will get a very minimum wage. और उसके बाद से इन दोनों में conflict होगा because have-nots will वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो इनसे लड़ सकें, क्योंकि लड़ने के लिए भी पावर चाहिए, पैसा चाहिए. ओके, so that is what he is saying. Refine freedom as freedom from economic domination. फ्रीडम का मतलब इनके लिए है फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक डोमिनेशन. तो मार्क्सिज्म के लिए जो फ्रीडम का डेफिनेशन है वो ये है. ओके, लिबरलिज्म में फ्रीडम क्या था? फ्रीडम ऑफ लाइफ, लिबर्टी.
बट यहाँ तो ये कह रहे हैं कि लाइफ लिबर्टी के बारे में तो हम तब देखेंगे ना जब हमारे पास कोई कुछ होगा, कोई रिसोर्सेज होंगे। सारे रिसोर्स तो आप दे रहे हैं इकोनॉमिक डोमिनेटेड लोगों को, तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमें पहले इस इकोनॉमिक डोमिनेशन से फ्री करिए, तब हम आपके मार्क्सिज्म को, तब हम आपके लिबर्टी वाले आइडिया को देखेंगे। ओके, सो अंडरस्टैंड द स्टेट एज अ क्लास बेस्ड इंस्टीट्यूशन। स्टेट को इन्होंने बोला कि स्टेट अपने आप में क्लासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिटिक्स हैं मार्क्सिज्म के भी, ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमी। इन्होंने इनफैक्ट मार्क्सिज्म के अंदर ही बाद में लेटर मार्क्सिस्ट आए और उन्होंने इस बात का क्रिटिसिज्म दिया कि मार्क्सिज्म इज सफरिंग टू मच फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया है इकोनॉमी पे। ओके, नेग्लेक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। और सबसे बड़ा क्रिटिक है इस बात का कि इकोनॉमी को इज द जेंडर। मार्क्स हैज नॉट टॉक टू मच अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो वहां भी होता है जहां पे जो हैव्स होते हैं उनके घर में भी होता है, जो रिच क्लास होता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो इकोनॉमी से नहीं आ रहा है, तो वो कहां से आ रहा है? तो बहुत बड़ा क्रिटिक था ये मार्क्सिज्म का। रिस्क ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, डेफिनेटली वी हैव सीन द लीडर्स लाइक स्टालिन, किस तरह से उन्होंने कम्युनिज्म को एक डिक्टेटरशिप के मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, यूजिंग द फैक्ट। हाउएवर मार्क्स वाज अज्यूमिंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हिज टाइम एंड स्पेस, बट उनके वर्ड्स को किस तरह से अलग टाइम और स्पेस में यूज किया गया ये उनके कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड सी। Thus, political theory ensures Marxism remains analytical rather than dogmatic. Okay. Now, socialism. तो अब आप समझ गए होंगे कि what we are trying to do, एक आइडिया है, उसकी कोर आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल थ्योरीज किन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है उस आइडियोलॉजी की कोर तक पहुंचने के लिए, और उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का सर्टेन क्रिटिसिज्म भी है, और उस क्रिटिसिज्म से फर्दर एक आइडिया डेवलप हो रहा है, थेसिस, antithesis, synthesis. This is the idea of ideologies and this is the main goal of political theory. Okay, core ideas of socialism जो है वो क्या है? social ownership. तो basically social ownership यानी कि जो ownership होगी वो private नहीं होगी। There will not be private ownership, जो right to private property है वो नहीं होगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सबके में इक्वली बटेंगे। वेलफेयर स्टेट, हमने ऑलरेडी देखा है कि वेलफेयर स्टेट का मॉडल है सोशलिज्म का, एंड सोशल जस्टिस। तो जितने भी लोग हैं और इनकी कंडीशंस अलग है, हम एक मॉडल बनाएंगे जिसमें इन सबको बेनिफिट मिले। ओके, नॉट द ओनली पर्सन जिसने ज्यादा मेहनत की है, या फिर उसको अगर मिले भी तो इन सब को भी मिले, क्योंकि इन सब की जो सिचुएशंस हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल फाउंडेशंस क्या है इनके? फेबियन सोशलिज्म। ओके, फेबियन सोशलिज्म इज अ सबसेक्ट विद इन द सोशलिज्म बिकॉज दे फोकस ऑन द आइडिया ऑफ रिफॉर्म्स ग्रेजुअली। ये कहते हैं कि कोई भी रिफॉर्म ग्रेजुअली आना चाहिए एंड नॉट विथ सडन रिवॉल्यूशन। ओके, स्टेटस कोइज्म की बात करते हैं ये, कि कोई भी चीज सडन नहीं होनी चाहिए, कोई रिबेलियस टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिफॉर्म जो होना चाहिए वो ग्रेजुअली होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। थिंकर्स लाइक Lasky and Bernstein. Okay, Harold Lasky comes under Fabian socialism and Bernstein. Okay, so he was a German philosopher and he was an English philosopher. Okay, now political theory क्या है इनकी? Political theory कौन से क्वेश्चंस को आंसर कर रही है? Justifies state intervention for social justice. अगर कोई इंसान है जो ही सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीज, और ही हैज बीन द विक्टिम ऑफ अ क्राइम, और ही हैज बीन द विक्टिम ऑफ हिज सोशल सर्कमस्टेंसेस, ही हैज बीन द विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
क्या आप ये कह रहे हैं कि वो पर्सन उस पर्सन के बराबर है जिसने बचपन से लेकर आज तक सारे प्रिविलेजेस का आराम लिया है? क्या आप ये कह रहे हैं कि वो पर्सन जिसको किसी भी तरह की कोई कठिनाई हुई उस पर्सन के बराबर है जो शायद जिसको ढंग का एजुकेशन और हेल्थ भी अच्छे से नहीं मिला? तो दिस इज व्हाट द पॉलिटिकल थ्योरी आंसर्स हियर इन सोशलिज्म। स्टेट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो लोग हैं, अदरवाइज जो जो माइट है, ओके, जिसके पास पावर है, जिसके पास मनी है, दे विल ऑलवेज बी राइट। भाई वो अगर आपने बोल दिया कि सब कुछ लोगों के ही भरोसे है, आपको बस इन लाइफ लिबर्टी आपको बस प्रोटेक्ट करनी है और ज्यादा हम नहीं देखेंगे, तो देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स ऑफ लाइफ, इनको जीने नहीं देंगे। जिसके पास पैसा नहीं है उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ओके, देयर विल बी अ chaos in the society, so the might will become the right if you will focus too much on the individualism thing. Explains why equality may require unequal treatment. So there is a very famous quote of Aristotle that treat equals equally and treat unequals unequally. Okay, what he says is that treat equals equally and unequals unequally. ठीक है, यानी कि जो सिमिलर सिचुएशंस में है हमेशा से उसको आप इक्वली ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जो अनइक्वल है उसको आप अनइक्वली ट्रीट करोगे। ओके, अगर कोई यहां पे अगर कोई यहां पे इंसान है जिसको कोई डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज विक्टिम of a crime, any crime it could be, and this person is normal, you can't treat them equally, okay, you can't treat both of them equally, this is what the thing is, okay। अगर किसी एक मजदूर के बेटे ने कोई सेम क्राइम किया है और अगर उसने चोरी की है, okay, just to have one plate of food because he was hungry, okay, and a student in a very good school is stealing something, stealing some thousands of lakhs of money from his friend or from the wallet of his teacher only, क्या आप दोनों को बराबर समझोगे? नहीं, they both are in a different situations. That doesn't mean जिसने खाने के लिए चोरी की वो सही है, चोरी तो चोरी है, but the point is you can't treat them equally. आपको दोनों की सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी, दोनों की सिचुएशन बहुत अनइक्वल है, ओके, सो दैट इज द थिंग। दस पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प सोशलिज्म अडैप्ट टू डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स स्पेशली इन अ वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया। तो वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेट इंटरवेंशन करे, ओके, एंड दैट्स व्हाई वी सी ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स जो है हमारी वो बेसिकली उसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का पार्ट है, ओके। नाउ इट बैलेंसेस लिबर्टी विथ वेलफेयर एंड ऑल्सो हाँ, अब इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है, लिमिट्स ऑफ स्टेट कंट्रोल, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, इसकी मदद करने के लिए स्टेट आई, स्टेट ने बोला भाई हम आपकी मदद करेंगे, मदद किया और मदद किया और मदद किया और मदद किया, इसको एकदम कंट्रोल कर लिया, मदद करते 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 इसकी फ्रीडम ही नहीं बची, उससे भी तो बचाना है। एट द एंड ऑफ द डे स्टेट जो है वो इसके वेलफेयर के लिए था, बट अब स्टेट इस पे राज कर रहा है, इसके ऊपर रूल कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, स्टेट हैज बिकम अ डिक्टेटर, ओके। सो दिस इज व्हाट द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एफिशिएंसी वर्सेस इक्वालिटी। तो बेसिकली आपको इक्वालिटी तो देखनी है लेकिन एफिशिएंट होनी चाहिए इक्वालिटी। नाउ फासिज्म, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, ओके। फासिज्म का जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो बेनिटो मसोलिनी, एक इटालियन डिक्टेटर था ये, ठीक है।
ये इटालियन डिक्टेटर थे इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर. ओके, ही वॉज रूलिंग इटली. एंटी लिबरल, एंटी मार्क्सिस्ट. So he was against both. He was against liberalism as well. ठीक है, यानी कि he was against the countries like US, Europe. Okay, and he was also against the countries like Russia. In fact, he was more against communism. Then core ideas क्या थे? Absolute state authority. बहुत ज्यादा स्टेट की अथॉरिटी चाहिए. ठीक है, यहां पे इसी से आता है डिक्टेटरशिप. फैसिज्म इज लीड्स टू डिक्टेटरशिप. नेशनलिज्म, डिक्टेटरशिप इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म. ओके, तो बेसिकली जो हमारा हिटलर का टाइम था जर्मनी में, उसने इसी चीज का फायदा उठाया था. ओके, नेशनलिज्म का फायदा, देशभक्ति का फायदा. एंड ही क्रिएटेड एन ऑरा, लीडरशिप कल्ट. उसने अपना एक पूरा कल्ट बना लिया था और डिसेंट को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था. ओके, सो ही एंड दैट्स बिकॉज ऑफ, ग्रेजुअली तो वो पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान इतना बड़ा क्राइम कर दे. So he created hate among the minds of the people that the Germans were of very superior race. Okay? और अपने रेस को और ऊपर दिखा के, अपनी नेशनलिज्म की भावना को और ज्यादा जगा के, उसके बाद से उसको पैट्रियोटिज्म से जोड़ के अपनी ऑरा क्रिएट करके वो वहां तक पहुंचा था. और तब उसने इस लेवल का जेनोसाइड किया. ओके, बिकॉज ही यूज द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म. ही बिल्ड अ कल्ट अराउंड हिज philosophy. Okay, then political theory plays a critical role here. It expresses the dangers of unchecked power. Basically यहाँ पे unchecked power को political theory देखता है. It critiques the rejection of individual rights. Okay, तो basically यहाँ पे question करता है कि आपने individual rights को पूरा खत्म कर दिया. Definitely highlights the ethical failures of authoritarian nationalism. Okay, though liberal and democratic, through liberal and democratic theory, fascism is evaluated as anti-democratic. Obviously, it was not for the people or by the people. It was anti-individual also. आपने इंडिविजुअल के इमोशंस का फायदा उठा के उसको पूरा कंट्रोल कर लिया है. So that was anti-individual, moral, unjustifiable. There is no debate about it. Okay. So, thus political theory acts as a warning system against the totalitarian ideologies. ओके, तो ये बेसिकली एक टोटलिटेरियन यानी कि एक आइडियोलॉजी है. टोटलिटी, दिस स्पेलिंग कैन गेट कंफ्यूज. ओके, टोटलिटेरियनिज्म. टोटलिटेरियनिज्म इज अबाउट अ एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप. ठीक है, इसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म. और हमने ये देखा है इन द केस ऑफ जर्मनी एंड इन द केस ऑफ इटली. ठीक है, कभी कभी माओ जेडोंग के टाइम को भी इससे कंपेयर करते हैं. ओके, तो नाउ एनार्किज्म, दिस इज अनदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एनार्की पे जाती है. तो रिमेंबर वी हैव सेड दैट जो ये हमारी स्टेट थी, इसने एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया था इंडिविजुअल के साथ. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था स्टेट ने. ठीक, लेकिन एनार्किस्ट क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. आपने ये कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट को बना दिया है. अब जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के अंडर में आ गया है. ओके, तो एनार्किस्ट आर सेइंग कि रिजेक्शन ऑफ स्टेट अथॉरिटी. ठीक है, वॉलंटरी कोऑपरेशन. इंडिविजुअल्स आपस में ही, इस स्टेट की जरूरत नहीं है, ये सारे इंडिविजुअल्स आपस में ही कोऑपरेट करेंगे एंड दे विल लीड टू अ एनार्की. ओके, फ्रीडम विदाउट कोर्जन. किसी तरह का कोर्जन नहीं होगा लेकिन फ्रीडम होगा. थ्योरेटिकल फाउंडेशंस आर बैक्यूनिन एंड Kropotkin. These are the Russian revolutionaries, but they are anarchist. Okay, so these are Russian
रिवॉल्यूशनरी एनार्किस्ट्स, इन्होंने बेसिकली ये आइडिया दिया था. ओके, समटाइम्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट महात्मा गांधी इज सेड टू बी द सपोर्टर ऑफ anarchism, okay, because he wanted to have a society which is not controlled by any state, but the society or the individuals should have a moral understanding or their own independence, that they should live with each other peacefully. There should be no class, there should be no state. Okay, तो stateless classless की बात करते थे वो भी. Okay, political theory engages with anarchism's critique of state coercion. स्टेट कोर्जन के अगेंस्ट था, एग्जामिन्स फिजिबिलिटी ऑफ स्टेटलेस सोसाइटीज. बेसिकली ये कोशिश देखते थे कि स्टेटलेस सोसाइटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं या नहीं. क्वेश्चंस ह्यूमन नेचर एंड ऑर्डर विदाउट अथॉरिटी. ठीक है, अथॉरिटी के बिना आप ह्यूमन नेचर और ऑर्डर की बातें करते हैं. इट क्रिटिक्स आइडियलिज्म. इनका सबसे बड़ा क्रिटिक था कि ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है. आइडियलिस्टिक ही तो है. एक सोसाइटी जहां पे कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई स्टेट ना हो, वो पीसफुली कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? वहां तो फिर वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो लॉ है, ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो आ जाएगा. ओके, जो सबसे फिट है, जो सबसे पावरफुल है, वो जो नहीं पावरफुल है उसको क्रश कर देगा. तो दिस वाज वेरी आइडियलिस्टिक. ये सोचना कि लोग अपने मन से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगेंगे. लोग एक घर में 5 लोग अच्छे से नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ, और इसीलिए हमें फैमिली कोड्स की जरूरत पड़ती है. तो एक पूरे सोसाइटी में ये इमेजिन करना इज अ बिग थिंग. लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स. कोई भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आपने नहीं दिया है. ओके, तो दैट विल नॉट हेल्प पीपल, ऑल्दो इट विल लीड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन. द पॉलिटिकल थ्योरी ट्रीट्स एनार्किज्म एज अ radical critique, not a practical blueprint. Now we will see the other ideologies, Gandhism. ठीक है, हम गांधीज्म को देखेंगे. गांधीज्म में द कोर आइडियाज ऑफ गांधी. तो वी ऑल नो अबाउट महात्मा गांधी. इनके कोर आइडियाज क्या थे? नॉन वायलेंस, यू ऑल शुड बी अवेयर. स्वराज, ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम. स्वराज का मतलब है फ्रीडम बियॉन्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आपको सिर्फ नहीं चाहिए, आपको स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, आपको मोरल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, सो दैट यू कैन नॉट गेट कंट्रोल्ड बाय एनीबडी इवन इफ यू हैव अचीव्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. We know that today also, even though we have political independence, we are some way or the other controlled by the politicians. वो हमारे नैरेटिव्स तैयार करते हैं, वो एक नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं जिसके हम शिकार बन जाते हैं. ओके, तो वी सी कि ओके, आई सपोर्ट दिस पॉलिटिशियन, तो इसने जो भी कहा है सही कहा होगा. आई सपोर्ट दिस पॉलिटिशियन, तो इसने क्यों? क्योंकि आपका खुद पे, आपको खुद कोई अवेयरनेस नहीं है, और आपको अपना मोरल फ्रीडम, अपना जो स्वराज है, जो अपना खुद का फ्रीडम होता है, वो नहीं है आपके पास. इसीलिए आप कभी इनके ओपिनियन से खुश हो जाते हैं, कभी इनके ओपिनियन से दुखी हो जाते हैं. So he was talking about the freedom beyond political independence. Moral politics. He is talking about that there should be morality in politics. And very strange thing to ask, politics mein morality. But Gandhi has the concept of 7 sins. There, one of the sin is the politics without morality. Okay, so he said any politics without morality is a sin. ठीक है? Decentralization, बेसिकली वही एनार्की वाली बात, विलेज रिपब्लिक की बात करते थे ये. हालांकि ये कंप्लीट एनार्की की बात नहीं करते थे, ये विलेज रिपब्लिक जैसा कॉन्सेप्ट चाहते थे. ओके, थ्योरेटिकल फाउंडेशन इनकी गांधी की हिंद स्वराज बुक में है. एथिक्स को पावर के ऊपर रखना. ओके, एथिक्स शुड बी अबव, morality should be above power. Now, political theory क्या करती है यहाँ पे? Expands the meaning of freedom beyond political independence, links morality with politics, definitely questions modern civilization and industrialization. In Gandhi's Hind Swaraj, he was actually questioning this only. Okay, गांधी के हिंद स्वराज में वो यही कर रहे थे. Questioning westernization, questioning the blind following of the westernization when it comes to industrial development.
ठीक है, और वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोकल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहते थे. ओके, नाउ इट ऑल्सो डिबेट्स प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉन वायलेंस. पॉलिटिकल थ्योरी कहता है कि नॉन वायलेंस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. व्हेन अ कंट्री इज अटैकिंग यू, यू हैव टू रिएक्ट वायलेंटली. You can't just react with words when someone is throwing bullets at you. Okay, so that is the practicality. Scale of decentralized governance. Decentralized governance का scale, India is a very large country. क्या आप वहां पे हर जगह विलेज रिपब्लिक बना देंगे और बोलेंगे कि सब सही रहेगा? That's not possible. Decentralization can be possible to a limited region, but on a larger scale, in today's world, there is a need of state. Okay. Gandhism enriches political theory by adding moral and ethical dimension, often absent in Western ideology. Now, this is very important. Gandhi is talking about politics with morality. Western ideas में किसी ने इतनी बात करने की कोशिश ही नहीं की. उन्हें ये चीज इतनी impractical लगी. But no, there have been different leaders who have been very moral and yet they are very famous. Okay, so that is not the way. We have the example of many examples. Okay, Martin Luther King. We have the example of the South African Prime Minister. Okay, Nelson Mandela. Now, feminism. Core ideas of feminism. Feminism is a very debatable aspect today, but the least understood aspect as well. So what is the core ideas of feminism? Gender equality, critique of patriarchy, and personal is political. Now, what is the meaning of the fact when you say personal is political? जब हम कहते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, जब फेमिनिस्ट कहती है पर्सनल इज पॉलिटिकल, इसका मतलब ये है कि देयर वाज अ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये बोल के विमेन राइट्स को इग्नोर कर दिया गया इज दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, या फिर उस टाइम का प्रोफेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ओल्ड टाइम, तो लेट्स से पॉलिटिकल लाइफ. तो बहुत टाइम तक ये बोल के कि पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में डिफरेंस है, विमेन की बात ही नहीं की गई. The level of discrimination which was going in the name of gender was never even discussed in politics, because they said that this is the personal matter. Then feminists, when the arrival of feminism came, they said no, you are restricting us to this personal field. There was a time when women used to cook because the men has the power to bring food. जंगल काटने पड़ते थे, जानवर को हंट डाउन करना पड़ता था, बट द टाइम्स चेंज. बट आपने आज भी हमारे उस रोल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. ओके, सो यू आर सेइंग कि हम यहीं रहें, तो हमारी बात पॉलिटिक्स में कब होगी? और तब जो फेमिनिस्ट आई, उन्होंने बोला कि नो, पर्सनल इज पॉलिटिकल. वी आर डूइंग, वी हैव बीन बाउंडेड बाय अ रोल, और आप कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में कोई रोल ही नहीं है. Okay, so that is how this phrase came, personal is political. This was critique of patriarchy, and the need was gender equality. So it will be always right to understand the concept before getting into any conclusion. Feminism अच्छा है, बुरा है. I mean, this is very stupid when people talk about it without understanding it. Okay, तो पहले इसको समझना जरूरी होता है. Theoretical foundations क्या है यहाँ पे? लिबरल फेमिनिज्म की. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे थ्योरेटिकल फाउंडेशंस है. 3 तरह के फेमिनिज्म हम देखेंगे यहाँ पे: लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म. नाउ अब हम अगर बात करें कि जो लिबरल फेमिनिज्म है, लिबरल फेमिनिज्म फोकसिंग ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल राइट्स पे ये फोकस करती हैं. Okay, such as liberty, that women should also have the liberty to do whatever they want to do. Okay, now Marxist feminism. Marxist feminism talks about that economy is the reason
and capitalism is the reason why women have been discriminated for so long. And radical feminism completely talks about patriarchy. It completely questions the gender roles. ओके तो ये जेंडर रोल्स को क्वेश्चन करते हैं. ओके सो द लिबरल फेमिनिस्ट में अगर हम बहुत बड़ा नाम, if we see 2-3 examples in liberal feminist, there is an example of Mary Wollstonecraft. Okay, you can just Google and read about her. She was the liberal feminist. Okay, she was one of the very famous earliest feminists. Okay, then Marxist feminist में there was Iris Marion Young. Okay, and then in radical feminist we have Simone de Beauvoir. Okay, Simone de Beauvoir. So these are the certain feminists who have done different fields in different theories of feminism, such as liberal, Marxist and radical. Now पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपैंड्स पॉलिटिकल स्पेस बियॉन्ड स्टेट टू फैमिली एंड सोसाइटी. आपको फैमिली और सोसाइटी के स्फीयर में भी घुसना पड़ेगा. पॉलिटिक्स कांट जस्ट कंट्रोल देमसेल्व्स एंड जस्ट कांट से कि पर्सनल अलग रखना है और पॉलिटिकल अलग रखना है. नहीं, दे बोथ आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. रिडिफाइंस पावर एंड ऑपरेशन. पावर एंड ऑपरेशन को रिडिफाइन किया गया. क्वेश्चंस मेल सेंट्रिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स. ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर मेल सेंट्रिक. Even the Aristotle, who is known as the father of political science, didn't consider women as even the part of citizens. Okay, he considered women in the category of slaves. Okay, because he didn't consider women fit enough to participate in politics. So that's why all the male-centric political concepts have been developed by the male only. तभी तो वो male-centric हैं. आपने एक मेल के नजरिए से सारी चीजें देखी और अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स निकाल दिए. व्हाट अबाउट विमेन? दे आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन एंड यू आर नॉट इवन कंसिडरिंग देम बिफोर गेटिंग टू अ कंक्लूजन. ओके, इट क्रिटिक्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी फॉर इग्नोरिंग विमेन्स एक्सपीरियंसेस. ओके, आपने विमेन एक्सपीरियंसेस को कंप्लीटली इग्नोर किया है, ट्रीट किया है पब्लिक और प्राइवेट को नेचुरल बना के. आपने पब्लिक और प्राइवेट को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो डिमार्केशन है, आपने इन दोनों को अलग करके ये बोला है कि ये प्रोसेस तो नेचुरल है, बल्कि ये नेचुरल नहीं है. नेचर में सब बराबर थे, ये आपने क्रिएट किया है फॉर योर ओन बेनिफिट. दैट्स व्हाट द आर्गुमेंट ऑफ फेमिनिज्म इज. Thus feminism transforms political theory by making it into inclusive and experiential. Now conclusion. So we have seen all the ideologies. हमने सारी आइडियोलॉजीज को, उसके कोर आइडियाज को, प्रोपोनेंट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की और हमने ये भी देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे उसको कंट्रोल भी कर रही है, क्रिटिक भी कर रही है, लेकिन उसके डिफरेंट क्वेश्चंस को भी पूछ के उसको एक स्ट्रक्चर दे रही है. We have also seen that how different ideas become practically possible with the help of the deliberations which go with the help of political theory. Okay, so basically political theory unifies ideologies, enables critical evaluation essential for informed citizenship, responsible governance and social justice. Okay, so you have to act as a responsible citizen. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के वजह से आपको पॉलिटिक्स में ना सिर्फ इंटरेस्ट लेना चाहिए, बल्कि पॉलिटिक्स को अच्छे से समझना चाहिए, उसके डिबेट्स में मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करना चाहिए, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट योर रोल इज एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड नॉट ओनली एज अ सिटीजन ऑफ दिस country but as a member of the society. Okay, as an aware member of the society. So we have seen in 2 lectures, we have seen that there are different views of politics, but I hope in 2 lectures में आप politics और political theory का जो concept है उसको बहुत अच्छे से समझे होंगे कि क्यों हमारे लिए जरूरी है different concepts को एक तरीके से पढ़ना. तभी हम समझेंगे कि ओके, वेलफेयर स्टेट
बेसिकली स्टेट को ऊपर रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लोगों की भलाई करनी है, लेकिन उसको कंट्रोल भी करना जरूरी है कि कहीं वो लोगों को कंट्रोल ना कर ले। और लिबरल स्टेट इंडिविजुअल के राइट की बात कर रहा है, क्योंकि वो भी जरूरी है, लेकिन इंडिविजुअल की राइट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे इंडिविजुअल की राइट्स और लिबर्टी को इंटरफेयर कर दे। तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ओके, दैट इज हाउ वी शुड स्टडी, नॉट लाइक sticking to an opinion, sticking to an ideology without understanding it. Okay, so I hope you have understand all this. Let's meet in our next lecture. Thank you so much.